ओ नमक लदे समुद्र, तुम्हारे नमक का कितना हिस्सा पुर्तगाल के आंसू हैं। हमें तुम्हारे पार ले जाने को कितने बेटों ने बेकार पहरा दिया, कितनी माएं रोई थी, कितनी वृद्ध कुमारियां मृत्यु पर्यंत जीवित रहीं भविष्य की दुल्हनों की तरह, ताकि तुम हमारे हो सको समुद्र। क्या ये सब इतना किए जाने लायक था? अगर आत्मा क्षुद्र न हो तो है यह इस लायक, जो भी खाड़ी के पार जाना चाहेगा उसे अपना दुख दोगुना करना होगा, इससे कोई बचाव नहीं। ईश्वर ने समुद्र को दिए हैं संघर्ष और अथाह पाताल, फिर भी इसे स्वर्ग का आईना बनाया है। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा का ये 415वां अंक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, लगातार पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात बने हुए, युद्ध के हालात नहीं बने, युद्ध जारी है। और उसकी जो धमक है, उसकी जो ताप है, उसका जो असर है, वो दुनिया के अलहदा हिस्सों पर पड़ रहा है और भारत भी उससे अछूता नहीं है। हमारे यहाँ एलपीजी की क्राइसिस बनी हुई है। और 3 हफ्ते के बाद जब यह युद्ध अपने चौथे हफ्ते में प्रवेश करने वाला है, तब ऐसा लग नहीं रहा कि शांति की तरफ कोई बात जा रही है, बल्कि इसका दायरा और बड़ा और गंभीर होता जा रहा है। और तीसरे हफ्ते में इज़राइल ने जो सबसे बड़ा ईरान का गैस फील्ड था, वहाँ पर हमला किया है और उसको तहस नहस किया। और जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कतर, दुबई, सऊदी अरेबिया और यूएई अलग अलग जगहों पर, और इवन इज़राइल के जो पेट्रोलियम रिफाइनरी सेंटर्स हैं वहाँ, उनको टारगेट किया है। और सबसे बड़ा जो हमला और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, उसमें बताया जा रहा है कि कतर में जो LNG का, हाँ, उसका जो सेंटर था उसको उन्होंने तबाह किया। और वो इतनी बुरी तरह से ख़राब हुआ है कि कतर का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके मुताबिक करीब उसकी 5 साल तक उसको प्रभावित रहने की आशंका जताई जा रही है। तो ये जो है हालात हैं युद्ध के। हम आज स्टूडियो में मेरे साथ हृदय जोशी, विकास, शार्दुल, आप सब लोग हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हेलो। और इसके अलावा साथ में मेरे ऑनलाइन हमसे जुड़ रहे हैं हमारे एडिटर इन चीफ रमन कृपाल। स्वागत है सर आपका भी चर्चा में। हेलो हेलो। आप लोगों को पता है, चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते ही 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने हैं अप्रैल महीने में, उनकी घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद अब असम, वेस्ट बंगाल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरला, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अप्रैल के महीने में हो जाएंगे। अलग अलग तारीखें हैं और 3 मई को इनके नतीजे आएंगे। तो इससे जुड़ा हमारा जो एनएल सेना प्रोजेक्ट है, उसको आप जल्द से जल्द पूरा करने में हमारी मदद करें, ताकि न्यूज़ लॉन्ड्री, द न्यूज़ मिनट की टीम 5 राज्यों में ग्राउंड पर होगी। इसके अलावा हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन भी होंगे और ये पूरी टीम मिलकर जनता के मुद्दों को टटोलने की कोशिश करेगी और आप तक पब्लिक इंटरेस्ट की वो खबरें लाएगी जिनका नतीजा, जिनका असर आम लोगों पर पड़ने वाला है, चुनावों पर पड़ने वाला है। तो हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को पूरा करने में, जल्द से जल्द पूरा करने में मदद करें। हृदय, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये ऊर्जा हालत पर आप लगातार इस विषय को कवर करते रहते हैं और पर्यावरण के नज़रिए से, ऊर्जा सप्लाई चेन के नज़रिए से, ये जो हुआ है पहला प्रोवोकेशन जो साउथ फार्स में अटैक किया इज़राइल ने, और ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एक और सबसे आधुनिक गैस फील्ड था जहाँ से बड़ी मात्रा में पूरी दुनिया को सप्लाई होती थी, उसको तबाह कर दिया है बुरी तरह से इज़राइल ने। इसके जवाब में ईरान ने जो रिटेलिएटरी एक्शन लिया है, उसमें उसने कतर के सबसे जो रास लफान जो कि इक्वली बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण, मतलब बेसिकली शार्दुल ने बताया कि उसी का हिस्सा है वो, साउथ फार्स का ही हिस्सा है वो उसको तबाह कर दिया और उसको भी बहुत बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। और इस इलाके से दुनिया का 20% गैस सप्लाई होता था। तो जो इमीडिएट इफेक्ट हुआ है होगा इसका इमीडिएट इफेक्ट होना ही होना है।
तो ये अब तक के हालात हैं, और इसके मद्देनज़र जो समय सामने आने वाली स्थितियां, उसमें हम कैसे देखें, एनर्जी सिक्योरिटी के नज़रिए से, देशों के नज़रिए से, और साथ में भारत के नज़रिए से, कि जो भारत सीधे भले ही इस पूरे गेम में कहीं इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन भारत लिपटा हुआ है, फंसा हुआ है बुरी तरह से, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि हमारी 85% से ज़्यादा ऊर्जा की सप्लाई बाहर से पर निर्भर है। तो देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो इजराइल है, इजराइल के लिए जो ये पूरी लड़ाई है वो अपने भौगोलिक विस्तारवाद को लेकर और ऊर्जा को लेकर है ज़्यादा, और उस क्षेत्र में डोमिनेंस को लेकर उनकी लंबे समय से वो जो लड़ाई चली हुई है। और इजराइल को अभी तक ये है सहारा मिला हुआ कि उसकी जो एक छोटा सा देश इजराइल है, उसकी जो सुरक्षा है वो मल्टी लेयर्ड होती है। कई देश जो अमेरिकन बेसेस हैं और दूसरे जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं जो उसको एयर सिक्योरिटी देते हैं। इस बिना पर इजराइल बार बार जो उसके निशाने हैं जहां उसका विरोध है उन पर अटैक करता रहता है, और ईरान पर उसने एंटी अप किया है इस समय, और ये इतने बड़े उसमें हमला करके उनके ऑयल स्टोर पर। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि वो ईरान को और आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से दोनों तरीके से कमज़ोर भी कर रहे हैं, और साथ में वो टेस्ट भी कर रहे हैं कि उनके पास कितना, क्योंकि जब आपको ऐसा लगता है कि मेरी सिक्योरिटी तो है, मेरे पास एयर डिफेंस है, तो दूसरा कहाँ अटैक करता है तो उससे उसकी सामरिक स्थिति को भी चेक करें कि उसके पास कितना हथियार बचे हुए हैं। लेकिन ईरान की तकनीक, ईरान का इस वक्त जो हमला करने का मकसद ये है कि वो बताना चाहता है कि दे विल गो डाउन फाइटिंग, वो लड़ते हुए मरेंगे लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे। पूरे वर्ल्ड में अगर आप ऑयल रिजर्व्स देखें तो मिडल ईस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वहाँ पे ऑयल डिगिंग और ऑयल ऑपरेशंस, ऑयल निकालना बहुत ही प्रैक्टिकल है, और वहाँ पे मतलब कि कम लागत में ऑयल निकाल सकते हैं। वैसे तो वेनेजुएला कहते हैं कि सबसे ज़्यादा है, पर वेनेजुएला में इतना डिफिकल्ट है तो इसलिए वो कभी शुरुआत हो नहीं सकी। अमेरिका में भी सेम प्रॉब्लम, अमेरिका में भी बाय द वे प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो अमेरिका ऑयल प्राइसेस अमेरिका में बढ़ गए। हाँ, मुश्किल है। तो वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में अगर कुछ भी ऐसा होता है जो हो गया, ईरान का अफेक्ट हो गया, ईरान के पास कुछ ऐसी चीज तो है नहीं कि वो कहीं और कर सके, इसराइल के पास ऑयल रिजर्व्स है नहीं कि ऑयल को अफेक्ट कर सके। तो ईरान का जो मेन टारगेट है वो है इराक, कुवैत, क्या नाम, कतार, ओमान, उसके बाद आपका ये सऊदी अरेबिया, उसने वहां पे अफेक्ट कर दिया। तो लाजमी है कि ये काफी मुश्किल में आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अभी जब तक इलेक्शंस हो रहे हैं तब तक तो थोड़ा सा कम से कम रहेगा, और उसके बाद इम्पैक्ट होना शुरू होगा। लेकिन उस इम्पैक्ट को ये कैसे कर सकते हैं? 2-3 चीज़ पिछले एक हफ्ते में हुई। पहला तो ये क्यूबा पे लग गए हैं, लेबनान में लोग मर रहे हैं, पर नेटो ने साथ आने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने सिक्योरिटी एडवाइजर ने, हाँ, वो डायरेक्ट तेहरान से डील कर रहे हैं, हम डायरेक्ट तेहरान से डील कर रहे हैं, चीन डायरेक्ट तेहरान से डील कर रहा है। तो अमेरिका पहली बात अंडरमाइन हुआ। मैं तो इसे सही में इस बात से खुश हूँ कि यहाँ से ये डाउनफॉल शुरू होगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के, अगर आपको पिछले महीने की खबरें याद हो, फाइनेंशियल टाइम्स में कई बार अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट इकोनॉमी इस समय ओवरवेलमिंगली करीब 3/4 से ज़्यादा लेवरेज है एआई कंपनीज में, और इन एआई कंपनीज में ओवरवेलमिंग पैसा है इन गल्फ कंट्रीज का, जो आ रहा था इस तेल के बिजनेस से, और उनकी ऊर्जा खपत भी बहुत बड़ी है। नहीं, ऊर्जा खपत तो एक अलग चीज है, जो कैपिटल अमेरिका की इकोनॉमी की है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है शार्दुल, क्योंकि जो टिका हुआ है वो पूरा एआई कंपनियों की स्टॉक्स पे टिके हुए हैं। इसमें अभी 2 फैक्टर और हैं। कल F-35 को, जिसे अदृश्य जहाज बता रहे थे, जिसे रडार देख नहीं सकते, ईरान की एक नॉर्मल, जो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, उनके पास तकनीकी एक्सेलेंस नहीं है, ईरान के पास सामान पुराना है उनका, लेकिन उसने F-35 को सिर्फ डिटेक्ट नहीं किया। 2014 में 14 करोड़ जो है कंज्यूमर थे एलपीजी के देश भर में, अभी जो है 34 करोड़ का आंकड़ा छू रहे हैं। 20 करोड़ बढ़ गए हैं, और उसमें 20 करोड़ में भी अगर ठीक से अगर जो सरकार का ही मान लिया जाए तो उसमें कई करोड़ तो जो है उज्ज्वला के, मुझे अभी ठीक से नंबर ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने बड़ा रोल अदा किया है, बहुत पॉजिटिव थिंग, बहुत बड़ा। और इसमें अभी जो पिछले दिनों जो एक जहाज आया, तो जब मैं लोकसभा की प्रोसीडिंग देख रहा था तो लोकसभा में एक सांसद जी उठे, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक जहाज आ गया है और उसमें इतनी गैस है कि 77 लाख जो है
उसमें सिलेंडर भरे जाएंगे। तो तब मैं देख रहा था कि 77 लाख सिलेंडर भरे जाएंगे और आपके पास 34 करोड़ कंज्यूमर हैं। तो वो अपने आप में जो है ये बता रहा है कि सरकार कि नेताजी हवा में तो है, ये सरकार जो है वो ठीक से कैसे वो मैनेज करने की कोशिश कर रही है। पिछले हफ्ते में 3 बड़ी घटनाएं हुई और उन 3 घटनाओं ने एक पूरे देश में बहस पैदा की, हलचल पैदा की। और वो एक पालम में हुआ, और ये रेकरिंग मतलब निरंतर अंतराल पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, हो रही हैं, इसलिए भी हमें थोड़ा सा इस पर बातचीत करना है। पालम दिल्ली का एक गांव है, वहाँ पर एक घर में आग लगी जिसमें एक ही परिवार के 9 लोग मर गए। इंदौर में एक परिवार के घर में आग लगी, उनका कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से आग शुरू हुई जिसमें परिवार के 7 लोग मर गए। या फिर उड़ीसा में कटक में एक हॉस्पिटल में आग लग गई जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। तो ये घटनाएं रिकरिंग लगातार अंतराल पर इस तरह की होती हैं और ये सवाल खड़ा करती हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, जो कुछ बहुत बेसिक सवाल खड़ा करती हैं कि हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, फंडामेंटल, जो डिज़ाइन से रिलेटेड, कॉमन सेंस से जुड़ी बहुत सारी चीज़, जैसे इस घर के बारे में कहा जाता है जो पालम की घटना हुई कि इसमें परिवार 3रे मंजिल पे रहता था और नीचे के 2 मंजिल ग्राउंड और फर्स्ट और उस फ्लोर पे उनका बिजनेस दुकान और ये सारी, तो उससे भरा हुआ सारा कुछ सामान था। और अमूमन किसी भी तरह की स्थिति में ये सोच हमारे यहाँ रहती ही नहीं है कि कभी भी कोई आपात स्थिति आ सकती है, कोई गड़बड़ी हो सकती है जिसमें इस घर से बाहर निकलना हो, तो वो रास्ता ही सबसे पहले बंद हो जाता है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टॉप ए डिजास्टर, आपदा को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि उसे होने न दिया जाए, और वो तब संभव है जब आप उस तरह से निर्माण करें। अब आप देखिए हमारे यहाँ चाहे जोशीमठ में धंसाव हो रहा है तो पूरे घर खत्म हो रहे हैं, अभी वो घर गिरने शुरू हो गए हैं फिर से, जिसके लिए आपने मुझे रिपोर्टिंग के लिए भेजा था, उसके बाद मैं कई बार वहाँ जा चुका हूँ। और चाहे यहाँ के घर में, अब बताइए क्या अंतर है, ये घर तो सीज्मिक जोन में नहीं था और ना ये किसी पैराग्लेशियल एरिया में था, ये तो बिल्कुल सुदृढ़ जमीन पे था, भले ये भी सीज्मिक जोन है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें पहली चीज़ है अतुल भ्रष्टाचार, कि आप वो चीज़ें अलाउ करते हैं जो अलाउ नहीं की जानी चाहिए। दूसरी चीज़ है लापरवाही। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी बसेस की घटनाएं हो रही हैं, जो वॉल्वो बस, जो बड़ी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर जो डबल डेकर बसेस होती हैं उनके बहुत एक्सीडेंट्स की घटनाएं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसकी जो मॉनिटरिंग है उसमें लूप होल्स हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इसीलिए होता है कि, और लोगों को अकाउंटेबिलिटी और पेनल्टी का कोई डर नहीं है कि पीनल मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, और अकाउंटेबिलिटी, जो अफसर बैठा है कि मेरी जिम्मेदारी है ये रोकना, मेरे होते कैसे हो गया, प्रोफेशनल प्राइड जिसे हम कहते हैं कि मेरे होते कैसे हो गया। जैसे आप संपादक हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे होते कोई गलत स्टोरी कैसे चली जाए। एक चीज़ जो दिल्ली के पालम वाले हादसे में कल जो है एक चीज़ बहुत हाईलाइट रही, तो उसमें भी था कि उन लोगों को समय पर बचाया जा सकता था कि अगर लिफ्ट जो है वो टाइम से, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है उनकी खुल जाती। बट उसमें आज सुबह देख रहा था कि अमर उजाला अखबार ने उसमें उसकी एक रिपोर्टिंग किया, उसका एक हिस्सा, तो फायर सेफ्टी अधिकारी के नज़रिए से बताया कि कैसे जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से ये हादसा हो गया। वहाँ सेंसर लगे हैं, वो ब्रांटो लिफ्ट करके है, और उसमें सेंसर में अगर 5 मीटर हाइट से ऊपर कुछ आ जा रहा है तो वो लिफ्ट हाइड्रोलिक खुलने नहीं दे रही। तो ये जो है ये वो पढ़ के कोई मैनुअल रास्ता, सीढ़ियाँ नहीं थी, और पहले की जो मान लीजिए आप हाइड्रोलिक लिफ्ट आती तो आप मैनुअली आप चढ़ जाते, बट ये सेंसर और नई तकनीक जो है ये भी जो है बाधा बन जाती है। तकनीक आपकी मदद तभी करती है जब आपको उसके बारे में पता हो उसे इस्तेमाल कैसे करना है। भारत की समस्याएं, जैसे हम बिजली की बात कर रहे थे, समस्या ये नहीं है कि बिजली है, समस्या ये है कि उसे पहुंचाएं कैसे। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, अनअकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही ना होना, और लेज़े फेयर, वो फ्रेंच में बिल्कुल हवाबाजी आंला हर जगह घुस गया। अगर आप लोगों को शिक्षित ठीक से नहीं करेंगे, ये चीज़ें सीखना कोई इतना मुश्किल थोड़ी है। अमेरिका कोई बहुत पढ़ा लिखा देश थोड़ी है, अनपढ़ों का देश है वो। अपना ही देश मैप पे नहीं खोज पाते आधे अमेरिकन, वो अपना स्टेट नहीं बता पाते, है ना। तो लेकिन आपको जो बेसिक चीज़ें हैं उसको, सिस्टम को, जो ट्रस्ट से पैदा होता है, जो चीज़ें जो धीरे धीरे सिस्टम से बनती है जिस पे फिर लोग भरोसा करते हैं, हमारे यहाँ वो भरोसा नहीं है। सबको पता है कि अगर हम नहीं बनाएंगे रेस्टोरेंट, आप छोड़ दीजिए घरों वाली बात, चलिए घर तो अपने हिसाब से लोग बनाते हैं, हर किसी का इंडिविजुअल है, लेकिन जो नॉर्म्स हैं पब्लिक प्लेसेस के, किसे नहीं याद वो बॉर्डर फिल्म वाली दिल्ली की उपहार सिनेमा, मैं तो बालक था तब जब वो आई थी। ये आग के इंसिडेंट बंद नहीं होते। 2 साल पहले की बात है, जब कोविड चल रहा था तो
कितने आर्टिकल आए थे कि ये जीने नहीं देते हमें अगर हम फायर नॉर्म्स फॉलो कर। बैंगलोर के किसी रेस्टोरेंट ओनर्स का वो था आर्टिकल जिसमें कोट था कि अगर हम सारे फायर नॉर्म्स फॉलो करें तो किचन नहीं चल सकती, और किचन नॉर्म्स फॉलो करें तो फायर नॉर्म फॉलो नहीं होंगे। अब जो कोई नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन के आती है या कोई नई इंडस्ट्री फैक्ट्री लगती नहीं, तो वो उसमें क्या डिजिटली कैसे फायर सेफ्टी को करना चाहिए, तो वो फॉलो हो रहा है, नई बिल्डिंग्स में फॉलो हो रहा है। अगर आप देखेंगे मोस्टली जो आग लग रही है वो अनऑर्गेनाइज पुराने जगह या फिर स्लम हो गया या फिर जैसे चांदनी चौक जैसा इलाका है, सफदरजंग हॉस्पिटल पुराना है, कभी इस टाइप की जगह पुराने हॉस्पिटल्स में, तो उस पे इन्होंने जो फायर सेफ्टी का काम करना है उसमें रोल आ जाता है फायर सेफ्टी इंस्पेक्टर्स का, या उनके थ्रू कि वो जाके इंस्पेक्ट करें, वो कहें कि बिल्डिंग को सेफ कैसे बनाना है, वहाँ पे सारी गड़बड़ हो जाती है। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।